हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर 21A जो कि बाय अमेंडमेंट लाया गया था चैप्टर 21A और इसको 2005 में लाया गया था। ठीक है, तो हम इसमें जानेंगे प्ली बार्गेनिंग के बारे में। प्ली बार्गेनिंग का मतलब होता है कि जो बार्गेनिंग करते हैं किसी चीज में, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप जैसे बाजार जाते हैं तो बाजार में आप कोई सामान लेकर आते हैं तो वहां पर आप बार्गेनिंग कराते हैं प्राइस में ताकि वो कम कर सके। आप उसको कम से कम करवाने की कोशिश करते हैं बार्गेनिंग के थ्रू। ठीक है, और इसी तरह ही इस चैप्टर 21 में ए में है कि आप अपनी पनिशमेंट या फिर फाइन को कम कराने के लिए कहते हैं कोर्ट को। ठीक है, तो आप उसमें एप्लीकेशन देते हैं प्ली बार्गेनिंग की ताकि आपकी पनिशमेंट को कम किया जा सके। ठीक है, तो वो एक बार्गेनिंग है। तो अब हम इसमें जो सेक्शन है 265A से लेकर के सेक्शन 265L तक। ठीक है, तो आज हम इन सेक्शंस को जानेंगे। आज हम 21A चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास सीआरपीसी का बेयर एक्ट ले लीजिए जिससे आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और आप मेरे साथ सेक्शन वाइज रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 265A बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ दी चैप्टर, मतलब कि एप्लीकेशन दी जाती है बाय दिस चैप्टर प्ली बार्गेनिंग की। तो उसमें किसको दी जाएगी, मतलब कि किसके थ्रू आएगी। ठीक है, मजिस्ट्रेट को दी जाएगी या फिर जो फॉरवर्ड की जाती है बाय दी पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज है उसके थ्रू फॉरवर्ड की जाती है रिपोर्ट। ठीक है, या फिर सीधा ही कंप्लेंट की जाती है मजिस्ट्रेट को। तो उसमें बताया आगे प्रोसीजर, दिस चैप्टर शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एक्यूज्ड अगेंस्ट होम, जिस अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट जो चार्ज लगाए गए हैं। ठीक है, जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट की गई है। ठीक है, इन रिस्पेक्ट इसमें ए और बी पॉइंट बताए हैं फर्स्ट क्लोज में ही। द रिपोर्ट हैज बीन फॉरवर्डेड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अंडर सेक्शन 173 एलिजिंग देयरिन दैट एन ऑफेंस appears to have been committed by him other than offense for which the punishment of death or of imprisonment of life of imprisonment of a term exceeding 7 years has been provided under the law for the time being in force। तो इसमें जो क्लोज ए है, सब क्लोज ए, वो सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर के थ्रू, जो पुलिस ऑफिसर है इंचार्ज है इस पुलिस स्टेशन का, उसके थ्रू जो 173 की जो चार्जशीट होती है उसको सबमिट की जाती है बिफोर द कोर्ट। और फिर मजिस्ट्रेट उसमें देखता है कि जो क्या ये अपियर होता है कि जो अक्यूज पर्सन है उसने वह ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, और जो ऑफेंस वो कमिट हो रहा है वो उसमें देखता है कि जो पनिशमेंट है वो क्या है। ठीक है, तो उसी के थ्रू उसमें क्या लेगा, प्ली बार्गेनिंग लेगा। ठीक है, जो एप्लीकेशन दी जाती है बाय द अक्यूज्ड, अगर उसकी पनिशमेंट नहीं होगी डेथ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट टर्म एक्सीडिंग 7 years, मतलब कि 7 साल से ऊपर की सजा नहीं होगी। ठीक है, हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर लॉ फॉर द टाइमिंग फॉर, जो इस सेक्शन में बताया है। तो 173 के जो चार्जशीट होती है वो सबमिट की जाती है बिफोर द कोर्ट। उसके बाद ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन वो सबमिट कराता है किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने। फिर मजिस्ट्रेट उसमें देखता है क्या ऑफेंस, किस चीज क्या उसमें ऑफेंस हो रहा है। ठीक है, उसमें इम्प्रिजनमेंट कितनी हो रही है। अगर 7 साल से ऊपर की होगी तो फिर एप्लीकेशन नहीं दी जाएगी प्ली बार्गेनिंग की। और जो बी क्लोज है, ए मजिस्ट्रेट हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट, मतलब कि सीधा ही मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट की जाती है बाय द कंप्लेनेंट। ठीक है, अदर देन ऑफेंस फॉर विच द पनिशमेंट ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 years हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स एंड आफ्टर एग्जामिनिंग कंप्लेनेंट एंड विटनेस अंडर दिस चैप्टर अंडर सेक्शन 200 इशूड द प्रोसेस अंडर सेक्शन 204, मतलब कि जो मजिस्ट्रेट को सीधा ही कंप्लेंट की जाती है बाय द कंप्लेनेंट, लेकिन उसमें जो ऑफेंस हो रहा है वो नहीं होना चाहिए डेथ का और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टाइम एक्सीडिंग 7 साल, जैसे कि 7 साल से ऊपर की सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर लॉ फॉर एंड आफ्टर एग्जामिनिंग कंप्लेनेंट, मतलब कि मजिस्ट्रेट एग्जामिन करेगा कंप्लेनेंट और उसके विटनेस को अंडर सेक्शन 200 एंड अंडर सेक्शन 204 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एग्जामिन किया जाएगा कंप्लेनेंट और विटनेस को मजिस्ट्रेट के थ्रू। उसके बाद उसमें वो देखता है कि उसकी पनिशमेंट कितनी है। तो इसमें सिर्फ फर्स्ट क्लोज में सिंपली बताया गया कि प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन कब लगाई जाएगी अंडर दिस चैप्टर। तो उसमें ऑफेंस को देखा जाएगा, ऑफेंस क्या क्या है, मतलब कितनी उसमें पनिशमेंट है। 7 साल से ऊपर की होगी तो वह प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन नहीं दे सकता। ठीक है, आगे बताया बट डज नॉट अप्लाई वेयर सच ऑफेंस अफेक्ट द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री और हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट अ वुमन और ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years, मतलब कि जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री जो इसको अफेक्ट करता है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री को। ठीक है, तो उस पर अप्लाई नहीं होगा प्ले बार्गेनिंग का जो एप्लीकेशन दी जाती है अंडर दिस चैप्टर। ठीक है, और हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट वुमेन, या फिर किसी वुमेन के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है तो भी
एप्लीकेशन नहीं दी जाएगी अंडर दिस चैप्टर। और ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, जो 14 ईयर्स का जो चाइल्ड है उससे नीचे का जो जिसकी एज है उसके अगेंस्ट अगर कोई भी ऑफेंस कमिट होता है बाय द अक्यूज्ड, तो उस अक्यूज्ड को प्ली बार्गेनिंग देने का कोई राइट नहीं है, प्ली बार्गेनिंग का, ठीक है, अंडर दिस चैप्टर। तो इसमें ये बताया हुआ है कि एक तो पनिशमेंट हमने ये पढ़ लिया और एक हमने ऑफेंस पढ़ लिया, ठीक है। इसके थ्रू इसकी जगह पर अगर होता है कोई और ऑफेंस तो वो दे सकता है प्ली बार्गेन, लेकिन जो हमने ऑफेंस पढ़ी है, जो पनिशमेंट पढ़ी है, अगर उसके बिहाफ पे अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो वो नहीं दे सकता एप्लीकेशन अंडर दिस चैप्टर। और अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्लोज में, फॉर द पर्पसेस ऑफ सबसेक्शन 1। जो हमने सबसेक्शन 1 पढ़ा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डिटरमाइन करेगी, डिटरमाइन द ऑफेंसेस अंडर द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स विच शैल बी द ऑफेंस अफेक्टिंग द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। मतलब कि जो अफेक्ट की जा रही है ऑफेंस के थ्रू सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को, ठीक, ऑफ द कंट्री, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डिटरमाइन करेगी ऑफेंस को, ठीक है, जो भी बाय लॉ इन्फोर्स किया गया है। तो इसमें सेकंड क्लोज सिंपली ये बताता है स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देती है जो सोशो इकोनॉमिक कंट्री के को इफेक्ट डालते हैं बाय द ऑफेंस। तो ये हमारे 265A सेक्शन था। अब हम चलते हैं 265B। 265B बात करता है एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, मतलब कि एप्लीकेशन दी जा रही है प्ली बार्गेनिंग की बाय द अक्यूज्ड। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें सिर्फ जो अंडर दिस चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं प्ली बार्गेनिंग का, इसमें सिर्फ अक्यूज्ड ही दे सकता है, ठीक है, इसमें अक्यूज्ड ही दे सकता है प्ली बार्गेनिंग का, और कोई पर्सन नहीं दे सकता एप्लीकेशन। तो अब हम क्या पढ़ रहे थे, 265B एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। इसमें जो फर्स्ट क्लोज है, ए पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस में फाइल एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग इन द कोर्ट इन विच सच ऑफेंस इज पेंडिंग फॉर ट्रायल। मतलब कि जो पर्सन अक्यूज्ड पर्सन है, अगर वो ऑफेंस कमिट करता है कोई भी, तो वो फाइल कर सकता है एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग इन द कोर्ट, ठीक है, प्ली बार्गेनिंग की कोर्ट में, इन विच सच ऑफेंस इज पेंडिंग फॉर, जो उसका जो ट्रायल चल रहा है ऑफेंस से रिलेटेड, जो उसने ऑफेंस कमिट किया था उसका जो पेंडिंग चल रहा है ट्रायल, तो उसी के बीच में वो दे सकता है प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन। और जो सेकंड क्लोज है, द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1, जो अभी हमने अंडर सबसेक्शन 1 पढ़ा है, अक्यूज्ड पर्सन देता है एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट, शैल कंटेन अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस रिलेटिंग टू विच द एप्लीकेशन इज फाइल्ड इंक्लूडिंग द ऑफेंस टू विच द केस रिलेट्स एंड शैल बी अकम्पनीड बाय एन एफिडेविट sworn by the accused stating therein that he has voluntarily preferred after understanding the nature and extent of punishment provided under the law for the offense, the plea bargaining in this case, and that he has not previously convicted by a court in case in which the had been charged with the same offense। इस जो सेकंड क्लोज है 265B का, ये सिंपली ये बात करता है कि जो एप्लीकेशन दी जा रही है अंडर सबसेक्शन 1, तो वो एप्लीकेशन के साथ उसमें डिस्क्रिप्शन देगा जो भी उसने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, इन दी एप्लीकेशन, जब भी वो फाइल करता है अपने ऑफेंस से रिलेटेड, विच द ऑफेंस रिलेट टू द, मतलब कि जो ऑफेंस वो दे रहा है, जो जिस केस से रिलेटेड वो एप्लीकेशन दे रहा है, तो उसमें अपना एफिडेविट बाय स्वॉर्न उसमें लिया जाएगा एफिडेविट, ठीक है, द अक्यूज्ड स्टेटिंग देयर इन हैज बीन वॉलंटरली प्रेफर्ड। तो उसमें अक्यूज्ड को वॉलंटरली जो दे रहा है, क्या उसने वॉलंटरली दिया है, जो एप्लीकेशन दे रहा है प्ली बार्गेनिंग की, तो उसमें देखा जाएगा क्या वो वॉलंटरली दे रहा है एप्लीकेशन। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट, क्या वो समझ रहा है अपनी पनिशमेंट को, जो उसका नेचर है, जो उसने ऑफेंस कमिट किया है, क्या उसको इसके बारे में पता है, क्या उसकी कितनी पनिशमेंट है, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड, उसको ये समझना होगा, किसको, अक्यूज्ड पर्सन को। प्रोवाइडेड अंडर द लॉ फॉर द ऑफेंस, जो भी प्रोवाइड किया गया है अंडर दिस, जो भी अंडर द लॉ ऑफेंस से रिलेटेड बात की गई है। द प्ली बार्गेन इन केस, मतलब कि जो उससे जो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन देता है कोई भी अक्यूज्ड पर्सन, तो उसमें वो भी मेंशन करेगा क्या वो प्रीवियसली कन्विक्टेड था, क्या उसने पहले भी वो ऑफेंस कमिट किया था, ठीक है, क्या वो कन्विक्ट था उसमें, तो वो कोर्ट के सामने ये भी बात रखेगा, ठीक है, और उसमें चार्ज जो फ्रेम किए गए थे विद द सेम ऑफेंस वो भी उसमें बताएगा। अगर वो प्रीवियसली कन्विक्टेड था तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसको प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्लोज। थर्ड क्लोज बात करता है आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1, जब रिसीव की जाती है एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1, द कोर्ट शैल इशू नोटिस टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और द कंप्लेनेंट ऑफ द केस एज द केस में बी एंड टू अक्यूज्ड एंड टू अपीयर ऑन द डेट फिक्स फॉर द केस। तो इसमें थर्ड क्लोज में सिंपली बात की गई, जब भी रिसीव की जाती है एप्लीकेशन बाय द कोर्ट, जब प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन दी जा रही है अंडर सबसेक्शन 1, ठीक है, द कोर्ट शैल इशू ए नोटिस, तो कोर्ट इशू करेगी नोटिस को, किसको, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कंप्लेनेंट को
और द अक्यूज्ड को, ताकि वो अपीयर हो, जो भी डेट फिक्स की जाती है बाय द कोर्ट, नेक्स्ट डेट जो फिक्स की जाती है जब प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन रिसीव की जाती है, तो उसके बाद कोर्ट डेट फिक्स करती है, उन पर्सन को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कंप्लेनेंट और जो अक्यूज्ड पर्सन है, ठीक है, उनको बुलाती है कोर्ट में अपीयर होने के लिए। उसके बाद क्या होगा, इसमें जो फोर्थ क्लोज है, व्हेन द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और द कंप्लेनेंट ऑफ द केस एज द केस में बी एंड द अक्यूज्ड अपीयर ऑन द डेट फिक्स्ड अंडर सबसेक्शन 3, द कोर्ट शैल एग्जामिन द अक्यूज्ड इन कैमरा वेयर द अदर पार्टी इन द केस शैल नॉट बी प्रेजेंट टू सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट द अक्यूज्ड हैज फाइल्ड द एप्लीकेशन वॉलंटरली एंड वेयर। मतलब कि जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर और कंप्लेनेंट, ठीक है, जो कंप्लेन होता है ऐसे केस में भी, अगर वो एंड द अक्यूज्ड अपीयर ऑन द डेट फिक्स अंडर सबसेक्शन 3, अगर अक्यूज्ड अपीयर हो जाता है अंडर सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेनेंट को भी नोटिस किया गया था वो ताकि अपीयर हो, अगर वो अपीयर नहीं हो पाते और जो कोर्ट है वो एग्जामिन कर सकते हैं अक्यूज्ड को इन कैमरा, ठीक है, मतलब कि बंद कमरे में, उसको इन कैमरा बोलते हैं, तो वहां पर कोई नहीं होगा, ठीक है, सिंपली अक्यूज्ड पर्सन, जजेस होते हैं जहाँ पे ऑथराइज्ड ऑफिसर्स होते हैं वो वहां पर होंगे, ठीक है, प्रेजेंट, वो इन कैमरा होगी है प्रोसीडिंग, ठीक है, अगर अक्यूज चाहता है तो। वेयर द अदर पार्टी इन द केस नॉट बी प्रेजेंट, मतलब कि अगर जो अदर पार्टी है वो प्रेजेंट नहीं होती है इस केस में, जो भी उसको बुलाया गया था, तो क्या करेगी कोर्ट, टू सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट द अक्यूज हैज बीन फाइल्ड द एप्लीकेशन वॉलंटरली एंड वेयर, तो जो है अक्यूज पर्सन को ये देखेगी क्या उसने वॉलंटरली एप्लीकेशन दी है, फाइल की है, ठीक है, तो उसके बेस पर उसमें देखा जाएगा। जो इसमें ए और बी क्लोजेस बताए गए हैं, द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड बाय द अक्यूज्ड वॉलंटरली, इट शैल प्रोवाइड टाइम टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और द कंप्लेनेंट ऑफ द केस as the case may be and the accused to work out a mutually satisfactory disposition of the case, which may include giving to the victim by the accused the compensation and other expenses during the case and thereafter fix the date for further hearing of the case। मतलब कि जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है, एप्लीकेशन फाइल की जाती है बाय द अक्यूज्ड, अगर वो वॉलंटरीली दे रहा है, ठीक है, अगर सेटिस्फाई हो जाती है कोर्ट, तो उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी और प्रोवाइड करेगी टाइम टू द किसको, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और कंप्लेनेंट को, एज द केस में बी एंड द अक्यूज्ड टू वर्क आउट अ म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजन ऑफ द केस। किस लिए वो टाइम देगी, ताकि वो म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोज करे केस को, ठीक है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, कंप्लेनेंट है और जो अक्यूज्ड है, तीनों को बुलाएगी कोर्ट में डेट फिक्स करके कि किस डेज को उनको अपीयर होना है, विच में इंक्लूड गिविंग टू द टाइम गिविंग टू द विक्टिम बाय द अक्यूज्ड, तो उसमें इंक्लूड करेगी जब वो एप्लीकेशन वॉलंटरली दे रहा है अक्यूज्ड पर्सन, तो उसमें विक्टिम को बाय द अक्यूज्ड कंपनसेशन दिया जाएगा, मतलब कि अक्यूज्ड पर्सन कंपनसेशन देगा किसको, विक्टिम को, एंड अदर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द केस एंड देयरआफ्टर फिक्स द डेट फॉर फर्दर हियरिंग ऑफ द केस, तो उसमें फिक्स करेगी डेट को, कंपनसेशन दिए जाएंगे किसको, जो विक्टिम पर्सन है, ठीक है, तो उसमें डेट फिक्स करेगी फॉर द फर्दर हियरिंग ऑफ द केस, ठीक है। तो इसका सब क्लोज ए ये बात करते हैं, और जो सब क्लोज बी है, द कोर्ट फाइंड दैट एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड इनवॉलंटरीली बाय द अक्यूज्ड और हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड by a court in case in which the has been charged with the same offense, it shall proceed further in accordance with the provision of this code from the stage such application has been filed under subsection 1। मतलब कि जब कोर्ट ये कोई फाइंड होता है, ऐसा मिलता है एप्लीकेशन जो फाइल की जा रही है इनवॉलंटरीली बाय द अक्यूज्ड, अगर इनवॉलंटरीली दे रहा है या फिर वो प्रीवियसली कन्विक्टेड था, जो उसने अभी सेम ऑफेंस किया है, ठीक है, अगर वो पहले भी उसी ऑफेंस से रिलेटेड उसके ऊपर चार्ज फ्रेम किए गए थे, तो इट शैल प्रोसीड फर्दर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, तो वो प्रोसीड करेगा फर्दर प्रोसीडिंग को फ्रॉम द स्टेज सच एप्लीकेशन, जब उसने एप्लीकेशन सबमिट की थी उसी स्टेज से, ठीक है, जब उसका ट्रायल चल रहा था, जब उसने अपनी एप्लीकेशन फाइल की थी प्ली बार्गेनिंग की, तो वहीं से उसी स्टेज से अंडर सबसेक्शन 1 उसका ट्रायल आगे प्रोसीड करेगी, आगे चलाएगी कोर्ट, ठीक है। तो 265 भी सिंपली इसी से रिलेटेड बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन प्ली बार्गेनिंग की दी जा रही है उसका क्या प्रोसीजर है। अब हम चलते हैं 265C। 265C बात करता है गाइडलाइंस फॉर म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन, मतलब कि जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है 265C में जो म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन है, उसमें गाइडलाइंस भी बताई गई, उसमें क्या गाइडलाइंस है, ठीक है, इस सेक्शन में 265C में। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें, इन वर्किंग आउट अ म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 265B द कोर्ट शैल फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर नेमली, जैसे कि हमने अभी सेक्शन 265B में जो क्लोज 4 था और जो उसका सब क्लोज ए था, ठीक है, उसमें हमने जो पढ़ा था उसके थ्रू द कोर्ट शैल फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर, हमने जो क्लोज 4 था उसमें जो ए था
वो हमने वॉलंटरीली, तो अक्यूज्ड पर्सन है वो दे रहा है वॉलंटरीली एप्लीकेशन प्ली बार्गेनिंग की, तो हमने उसमें ये पढ़ा था 265B के क्लोज 4 सब क्लोज ए में, ठीक है। तो उसमें इसका प्रोसीजर फॉलो करेगी कोर्ट, ठीक है। तो इसमें यही प्रोसीजर बताया है। इसमें जो एक क्लोज है, इन अ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट द कोर्ट शैल इशू नोटिस टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर द पुलिस ऑफिसर हु हैज इन्वेस्टिगेटेड द केस एंड द अक्यूज्ड एंड द विक्टिम ऑफ द केस टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग वर्क आउट अ सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजन ऑफ द केस। मतलब कि जब केस इंस्टीट्यूट किया जाता है बाय द पुलिस रिपोर्ट, जब पुलिस अपनी चार्जशीट फाइल करती है बिफोर द कोर्ट 173 के अकॉर्डिंग, द कोर्ट शैल, तो फिर जब प्ली बार्गेनिंग की जब वो एप्लीकेशन लगाता है, ठीक है, 265B क्लोज 4A के अकॉर्डिंग, तो उसमें जो म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजन होते हैं उसकी गाइडलाइन क्या रहेगी, तो इसमें सिंपली ये बात की गई है। तो जब वो एप्लीकेशन लगाता है तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसको भी नोटिस किया जाता है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको भी नोटिस किया जाता है, और जो विक्टिम है और जो अक्यूज पर्सन है उसको भी नोटिस किया जाता है, ताकि वो पार्टिसिपेट कराए इन द मीटिंग टू वर्क आउट अ सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजन ऑफ द केस, ठीक है। उसको सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजन के लिए उसमें वर्कआउट करे, ठीक है। तो इसलिए उनको नोटिस सेंड किया जाता है अगर पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट किया जाता है कोई भी केस। और इसमें आगे प्रोवाइजो बताता है, प्रोवाइडेड दैट थ्रू आउट सच प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट अ सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजन ऑफ द केस इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू एंश्योर दैट द एंटायर प्रोसेस इज कंप्लीटेड वॉलंटरली बाय द पार्टीज पार्टिसिपेटिंग इन द मीटिंग। मतलब कि इसमें बताया गया है कि जो डिस्पोजिशन सेटिस्फैक्टरी जो केस है उसके अंदर वर्किंग आउट हो रहा है जो प्रोसेस, तो इसमें ड्यूटी है कोर्ट की, वो इंश्योर करेगी क्या वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ है वॉलंटरीली बाय द पार्टीज, उसमें क्या वॉलंटरीली हो रहा है पार्टिसिपेशन, तो इसमें मीटिंग में देखेगी, कोर्ट की ये ड्यूटी है, ठीक है। उसमें जो नेक्स्ट प्रोवाइजो बताता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द अक्यूज्ड इफ ही सो डिजायर्स मे पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग विद दिस प्लीडर इफ एनी एंगेज इन द केस। मतलब कि जो अक्यूज्ड पर्सन है वो अपनी पार्टिसिपेशन की मीटिंग है जो, ठीक है, डिस्पोजिशन जो हमने बात की है, डिस्पोजिशन सेटिस्फैक्टरी म्यूचुअली जो होता है, तो इसमें जो एक्यूज पर्सन है वो अपने बाय प्लीडर भी अपियर हो सकता है, ठीक है, अपने प्लीडर के साथ, अपने वकील के साथ मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो ए क्लोज सिंपली ये था। और जो बी क्लोज है, इन ए केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, हमने ए क्लोज में पुलिस रिपोर्ट के ऊपर बात की थी कि पुलिस रिपोर्ट के थ्रू अगर केस इंस्टीट्यूट किया जा रहा है। और जो बी क्लोज है, बी क्लोज में सिंपली पुलिस रिपोर्ट नहीं है बल्कि सीधा ही कोर्ट को कंप्लेंट की जा रही है, ठीक है, इसमें पुलिस रिपोर्ट का कोई वो रोल नहीं है। अगर केस इंस्टीट्यूट किया जाता है, द कोर्ट शैल इशू नोटिस टू द अक्यूज्ड, तो कोर्ट नोटिस करेगी किसको, टू द अक्यूज्ड एंड द विक्टिम ऑफ द केस, जो विक्टिम है केस के उनको पार्टिसिपेट करने के लिए बोलेगी टू मीटिंग टू वर्क आउट अ सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजन ऑफ द केस, ताकि वो मीटिंग में अटेंड हो फॉर द वर्कआउट ऑफ अ सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजन ऑफ द केस। तो इसमें जो प्रोवाइजो है वो पहला प्रोवाइजो बताता है, प्रोवाइडेड दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट एंश्योर, तो इसमें कोर्ट की ये ड्यूटी है वो इंश्योर करेगी थ्रू आउट सच प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट ए सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजन ऑफ द केस दैट इज कंप्लीटेड वॉलंटरी बाय द पार्टिसिपेटिंग इन द मीटिंग, क्या उसमें पार्टिसिपेट जो किया जा रहा है बाय द पार्टीज, क्या वो कंप्लीटेड वॉलंटरीली है, क्या वो वॉलंटरीली कर रहे हैं उसमें डिस्पोजन ऑफ द जो मीटिंग है सेटिस्फैक्टरी के लिए, वर्किंग आउट डिस्पोजन ऑफ द केस, ठीक है। तो इसमें वॉलंटरीली की बात की गई है, जो पार्टीज वॉलंटरी पार्टिसिपेट कर रही है तो कोर्ट की ड्यूटी बनती है उसमें इंश्योर करेगी उन पार्टीज को। और आगे जो उसमें नेक्स्ट प्रोवाइजो बताता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द विक्टिम ऑफ द केस और द अक्यूज्ड, जो विक्टिम है केस का और जो अक्यूज्ड है, एज द केस में बी सो डिसाइड्स ही मे पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग विद दिस प्लेडर एंगेज इन द केस, तो उनके पास ये राइट है, जो अक्यूज पर्सन है और जो विक्टिम पर्सन है वो अपने पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस मीटिंग को अपने प्लीडर के थ्रू, ठीक है, अपने वकील के थ्रू एंगेज कर सकते हैं उस केस को। तो 65C सिंपली गाइडलाइन बताता है म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन का, ठीक है, जब उनकी मीटिंग को होल्ड पे रखा जाता है तब 265C की क्या गाइडलाइंस रहेगी। अब हम चलते हैं 265D। 265D बात करता है रिपोर्ट ऑफ द म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन टू बी सबमिटेड बिफोर द कोर्ट, मतलब कि जब रिपोर्ट की जाती है म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन टू द, जब सबमिट किया जाता है जो उसका उनके बीच में जो मीटिंग हुई है, जो पार्टीज थी, म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन हो चुका है तो उसकी रिपोर्ट सबमिट की जाती है बिफोर द कोर्ट। इसमें प्रोसीजर बताया गया वेयर इन मीटिंग अंडर सेक्शन 265C, जो अभी हमने 265C में पढ़ा है, गाइडलाइंस पढ़ी है हमने म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन की,
उसमें ए सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजन ऑफ द केस हैज बीन वर्कआउट, तो उसमें वर्कड आउट हो चुका है, ठीक है। द कोर्ट शैल प्रिपेयर ए रिपोर्ट और सच डिस्पोजन विच शैल बी साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड ऑल अदर पर्सन हु पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, and if no such a disposition has been worked out, the court shall record such a observation and proceed further in accordance with the provision of this code from the stage the application under subsection 1 of subsection 265B has been filed in such case। मतलब कि इसमें बात की गई है वो जो मीटिंग हेल्ड हुई थी अंडर 265C के अकॉर्डिंग, तो उसमें जो वर्कड आउट हो चुका है सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन की जो मीटिंग थी, तो उसमें कोर्ट प्रिपेयर करेगी रिपोर्ट को ऑफ सच डिस्पोजिशन, जो उसमें डिस्पोजिशन हुआ है, जिसमें साइन किए जाएंगे बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोर्ट का है, मजिस्ट्रेट है, जो भी उसमें डिसीजन ले रहा है, तो उसमें उसके साइन होंगे। और जो अदर पर्सन थे उन सभी के जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उस मीटिंग को, जो हमने 265C में सेक्शन में हमने पढ़े थे, ठीक है, तो उसमें जो भी मीटिंग में आ रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, उन सभी के सिग्नेचर होंगे। इफ नो सच डिस्पोजन हैज बीन वर्कड आउट, ठीक है, अगर जो डिस्पोजिशन का वर्कड आउट नहीं होता है, द कोर्ट शैल रिकॉर्ड सच ऑब्जर्वेशन एंड प्रोसीड फर्दर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड फ्रॉम द स्टेज द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सच 265D हैज बीन फाइल्ड इन द केस। तो उस केस में रिकॉर्ड करेगी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अगर वर्कड आउट नहीं होता है डिस्पोजिशन का, तो उसमें कोर्ट रिकॉर्ड करेगी ऑब्जर्वेशन एंड प्रोसीड फर्दर इन अकॉर्डेंस, तो उसको प्रोसीड करेगी केस को। जब एप्लीकेशन फाइल की जाती है अंडर सबसेक्शन 1 265B के अकॉर्डिंग, जो एप्लीकेशन फाइल की जाती है प्ली बार्गेनिंग की बाय द अक्यूज्ड, उसी स्टेज से उसको प्रोसीड करेगी फर्दर, ठीक है, केस को। तो 265D सिंपली रिपोर्ट के बारे में बताता है कि उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी बाय द कोर्ट, उसको सबमिट किया जाएगा बिफोर द कोर्ट, मतलब बाय द कोर्ट नहीं, उसमें जो ऑथोराइज्ड पर्सन्स होते हैं वो उसमें प्रिपेयर करेंगे रिपोर्ट को, और फिर उसमें वो सबमिट की जाएगी बिफोर द कोर्ट उस सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन को, ठीक है, जो म्यूचुअली करते हैं। अब हम चलते हैं 265E। 265E बात करता है डिस्पोजल ऑफ द केस, मतलब कि डिस्पोज किया जाएगा केस को। तो उसमें प्रोसीजर बताया है where a satisfactory disposition of the case has been worked out under section 265D, the court shall dispose of the case in the following manner। मतलब कि जो satisfactory disposition of the case worked out हो चुका है under section 265D के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो कोर्ट shall dispose कर सकती है उस केस को फॉलोइंग मैनर। किस मैनर में? जो आगे बताया है, मैं इसमें 4 पॉइंट है ABCD, उनके थ्रू उस मैनर में करेगी डिस्पोज। इसमें ए क्लोज है, द कोर्ट शैल अवॉर्ड द कंपनसेशन टू द विक्टिम इन अकॉर्डेंस विद द डिस्पोजन अंडर सेक्शन 265D and here the parties on the quantum of the punishment, releasing of the accused on probation of good conduct or after admonition under section 360 or for dealing with the accused under the provisions of the probation of offender act or any other law for the time being enforced and follow the procedure specified in the succeeding clauses for imposing the punishment on the accused। मतलब कि जो ए क्लोज है वो सिंपली बात करता है कि जब उनके बीच में डिस्पोजिशन हो जाता है सेटिस्फैक्टरी म्यूचुअली, तो उसमें कोर्ट अवॉर्ड करेगी कंपनसेशन किसको? विक्टिम को, ठीक है, विद द डिस्पोजिशन अंडर सेक्शन 265D के अकॉर्डिंग जो हो चुका था डिस्पोजिशन, और हियर करेगी पार्टीज को ऑन द क्वांटम ऑफ द पनिशमेंट, ठीक है, तो सभी पार्टीज को उसमें सुना जाएगा पनिशमेंट से रिलेटेड, और उसको रिलीज कर दिया जाएगा एक्यूज्ड को ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, ठीक है, जो उसका गुड कंडक्ट था, और आफ्टर एडमोनिशन अंडर सेक्शन 360 है इस कोड के अंडर, उसके अकॉर्डिंग उसको एडमोनिशन किया जाएगा और फिर उसको रिलीज कर दिया जाएगा एक्यूज पर्सन को। और फॉर डीलिंग विद द एक्यूज अंडर द प्रोविजन ऑफ द इन प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1958, जो प्रोविजन रिलेट करते हैं एक्यूज पर्सन से रिलेटेड प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 के अकॉर्डिंग, तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा उस पर्सन को। और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन्फोर्स एंड फॉलो द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन द सक्सेसिंग क्लॉज फॉर इम्पोजिंग द पनिशमेंट ऑन द एक्यूज, जो इम्पोज की गई थी पनिशमेंट ऑन दी अक्यूज्ड, जो क्लोजेस में सक्सीड किए गए हैं, उसको बाय द लॉ स्पेसिफाई करेगी उस प्रोसीजर को, ठीक है, जो भी प्रोसीजर बताया है अंडर दिस कोड या फिर एनी अदर लॉ के अकॉर्डिंग। और अब हम चलते हैं बी क्लोज में। आफ्टर हियरिंग द पार्टीज अंडर क्लोज ए, जब हियर किया जा रहा है, सुना जा रहा है पार्टीज को अंडर क्लोज ए के अकॉर्डिंग, if the court is of the view that section 360 or the provision of the probation of offender act 1958 or any other law for the time being enforced are attracted in the case of the accused,
इट में रिलीज द अक्यूज्ड ऑन प्रोबेशन और प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ एनी लॉ एज द केस में बी। मतलब कि बी क्लोज सिंपली बात करता है, जैसे कि हमने क्लोज ए में पढ़ा है, तो कोर्ट उसमें अंडर सेक्शन 360 के अकॉर्डिंग क्या करेगी, उस प्रोविजन को प्रोसीजर चलाएगी। प्रोविजंस ऑफ प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1958 के अकॉर्डिंग उसके अंदर प्रोविजंस रूल फॉलो करेगी, ठीक है। और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इनफोर्स आर रेस्ट्रिक्टेड, मतलब कि जो एनी अदर लॉ इन्फोर्स कर रहे हैं उस लॉ से रिलेटेड द केस ऑफ द अक्यूज, जो अक्यूज का केस है उसमें एनफोर्स करेगी उन लॉ को। इट में रिलीज द अक्यूज, और अक्यूज को रिलीज कर दिया जाएगा ऑन प्रोबेशन ऑफ और प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ एनी सच लॉ, तो उसको प्रोवाइड किया जाएगा बेनिफिट बाय लॉ ऐसे केस में भी, जैसे भी केस में कहा गया है। अब हम चलते हैं सी क्लोज में। आफ्टर हियरिंग द पार्टीज अंडर क्लोज बी, जब हियर किया जा रहा है पार्टीज को अंडर क्लोज बी, इफ द कोर्ट फाइंड दैट मिनिमम पनिशमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द फॉर द ऑफेंस कमिटेड बाय द अक्यूज्ड, इट में सेंटेंस द अक्यूज्ड टू हाफ ऑफ सच मिनिमम पनिशमेंट। मतलब कि जब क्लोज बी के अकॉर्डिंग उसका प्रोविजन कंप्लीट हो गया तो कोर्ट उसमें फाइंड करेगी मिनिमम पनिशमेंट, उसको मिनिमम पनिशमेंट दी जाए अक्यूज्ड पर्सन को, जो उसने ऑफेंस कमिट किया अक्यूज्ड पर्सन ने। इट में सेंटेंस द अक्यूज्ड टू हाफ ऑफ सच मिनिमम, मतलब कि उसको मिनिमम पनिशमेंट की हाफ पनिशमेंट मिलेगी। मान लीजिए अगर अक्यूज पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, तो उसकी जो पनिशमेंट है, उसकी मिनिमम पनिशमेंट है उसकी 7 साल, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट है उसकी 10 साल, ठीक है। तो अगर उसकी मिनिमम पनिशमेंट इसमें बात की जा रही है, हाफ पनिशमेंट मिलेगी अंडर 265E क्लोज सी के अकॉर्डिंग, तो उसको हाफ पनिशमेंट 7 साल का हाफ कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3.5 साल, तो उसको 3.5 साल की पनिशमेंट दी जाएगी उस पर्सन को, ठीक है। तो उसको हाफ पनिशमेंट मिनिमम पनिशमेंट की बात की गई यहाँ पे। अब हम चलते हैं इसके डी क्लोज में। इन केस आफ्टर हियरिंग द पार्टीज अंडर क्लोज बी, जब पार्टीज को हियर किया जा रहा है अंडर क्लोज बी, द कोर्ट फाइंड दैट ऑफेंस कमिटेड बाय द अक्यूज्ड, जो ऑफेंस कमिट किया जा रहा है बाय द अक्यूज्ड इज नॉट कवर्ड अंडर क्लोज बी और क्लोज सी, अगर वो कवर नहीं करते अंडर क्लोज बी और क्लोज सी के अकॉर्डिंग, then it may sentence the accused to 1/4 of the punishment provided or extendable as the case may be for such offense। डी क्लोज है, सिंपली ये बताता है कि अगर फाइंड नहीं होते हैं क्लोजेज अंडर क्लोज बी और क्लोज सी जो अभी हमने पढ़े हैं, तो उसमें अक्यूज पर्सन को क्या सेंटेंस, क्या पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो उसकी 1/4 उसको पनिशमेंट मिलेगी, जो भी उसकी जो पनिशमेंट है, जो उसकी पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है। मान लीजिए हमने 7 साल 10 साल का एग्जाम्पल लिया था, अगर उसकी 10 साल पनिशमेंट थी तो उसकी 10 साल पनिशमेंट की 1/4 कितनी हो जाएगी, 2.5 साल, तो उसको 2.5 साल की पनिशमेंट दी जाएगी। ऐसे केस में भी फॉर सच ऑफेंस, जैसे भी ऑफेंस में जो उसमें पनिशमेंट दी गई है। तो ये हमारा 265E डिस्पोजल ऑफ द केस के बारे में बात करता है, जिसमें लास्ट डिसीजन आता है इसमें, ठीक है। तो उसको पनिशमेंट सुनाई जाती है डिस्पोजल ऑफ द केस में। अब हम चलते हैं 265F जजमेंट ऑफ द कोर्ट, मतलब कि जजमेंट दी जाती है बाय द कोर्ट। तो इसमें आगे बात की गई, द कोर्ट शैल डिलीवर इट्स जजमेंट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 265E इन द ओपन कोर्ट एंड द सेम शैल बी साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। मतलब कि इसमें जब जजमेंट डिलीवर की जा रही है अंडर 265E के अकॉर्डिंग, जब उसको पनिशमेंट सुनाई जा रही है, ठीक है, जो भी डिसीजन आया है इन दी ओपन कोर्ट, तो वो ओपन कोर्ट के सामने, मतलब कि ओपन कोर्ट में ही अपने डिसीजन को सुनाएगी और उसमें साइन करेगी बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है कोर्ट का, ठीक है, उसमें साइन करेगा अपने उस जजमेंट में, ठीक है। तो ये 265F जजमेंट से रिलेटेड बात करता है। अब हम चलते हैं 265G फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट, मतलब कि जो फाइनल जजमेंट होगा, ठीक है, मतलब कि फाइनलिटी बताता है इसमें आगे प्रोसीजर बताया है, द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द कोर्ट अंडर क्लोज सेक्शन 265G, जब जजमेंट डिलीवर की जा रही है बाय द कोर्ट अंडर 265G के अकॉर्डिंग, शैल बी फाइनल, वो फाइनल होगा जो जजमेंट होगा, एंड नो अपील, तो उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं जा सकती। लेकिन इसमें एक्सेप्शन की बात की गई, एक्सेप्ट द स्पेशल लीव पिटिशन अंडर सेक्शन 136 एंड रिट पिटिशन अंडर 226 और 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल लाई इन द एनी कोर्ट अगेंस्ट जजमेंट, मतलब कि जो वो अपील नहीं कर सकते फाइनल जो जजमेंट दी जाती है अंडर 265G के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ पिटिशन डाल सकते हैं, ठीक है, रिट पिटिशन डाल सकते हैं अंडर आर्टिकल 136, 226 एंड 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्पेशल लीव पिटिशन और रिट पिटिशन, ये दो चीज उसमें डाल सकते हैं। शैल लाई इन एनी कोर्ट अगेंस्ट सच जजमेंट, ठीक है। तो ये हमारे 265G फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट के बारे में बात करता है। अब हम चलते हैं 265H पावर ऑफ द कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग, मतलब कि कोर्ट के पास क्या पावर है प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड। ए कोर्ट शैल हैव फॉर द पर्पसेस ऑफ डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन अंडर दिस चैप्टर, मतलब कि कोर्ट के पास ये पावर है, डिस्चार्ज कर सकती है अपने पावर फंक्शन को अंडर दिस चैप्टर। ऑल द पावर्स वेस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ बेल ट्रायल ऑफेंस एंड अदर मैटर रिलेटिंग टू द डिस्पोजल ऑफ द केस इन सच
कोर्ट अंडर दिस कोड, मतलब कि कोर्ट के पास बेल से रिलेटेड पावर है, ठीक है, वो बेल से दे सकते हैं, ट्रायल ऑफ उसका ट्रायल चला सकते हैं उस ऑफेंस का, और अदर मैटर रिलेटिंग टू द डिस्पोजल ऑफ द केस, जो अदर मैटर रिलेट करते हैं और डिस्पोजल ऑफ द केस से इन सच कोर्ट अंडर दिस कोड, जो भी इस कोड में बताया गया है, ठीक है। तो कोर्ट के पास ये सभी पावर होती है, अपनी वेस्टेड कर सकती है उसको पावर को। अब हम चलते हैं 265I, क्या बात करता है, पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन बाय द अक्यूज्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि जो पीरियड है डिटेंशन का अंडरगोन बाय द अक्यूज्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, अगर वो पहले से ही इम्प्रिजनमेंट में है, वह पर्सन जिस पर्सन के अगेंस्ट वो डिसीजन आया है, ठीक है, तो उस केस में उसकी जो पनिशमेंट है पिछले वाली वो गिनी जाएगी इसमें। तो इसमें आगे प्रोविजन बताता है, द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन 428 शैल अप्लाई for setting of the period of detention undergone by the accused against the sentence of imprisonment imposed under this chapter in the same manner as may be applied in respect of the imprisonment under other provision of this code, मतलब कि जो प्रोविजन है अंडर सेक्शन 428 वो अप्लाई होगा इस 465I में, ठीक है। और जो उसको डिटेंशन में रखा गया था अक्यूज्ड पर्सन को, जिस पर्सन के अगेंस्ट सेंटेंस सुनाई गई है इम्प्रिजनमेंट की, ठीक है, जो भी हमने ऊपर पढ़े हैं, अगर उसको इम्प्रिजनमेंट मिलती है और जो उसने पहले इम्प्रिजनमेंट काट चुका है वो, तो उसको उसमें सेट ऑफ कर दिया जाएगा, उसमें से उसको घटा दिया जाएगा, कट ऑफ कर दिया जाएगा उसमें से, जो उसने पनिशमेंट अपनी बिताई है इम्प्रिजनमेंट की। तो मान लीजिए मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, अगर उसको 1.4 की जो पनिशमेंट मिली थी, ठीक है, जब हमने अभी सेक्शन पढ़े थे ऊपर, तो वो 264E में जो हमने पढ़ा था, ठीक है, जो इसका क्लोज डी था और जो सी था उसके अकॉर्डिंग उसको मिल जाती है पनिशमेंट 1.5, ठीक है, उसको आप पनिशमेंट मिल रही है या फिर 1/4, तो उसके बेस पर जो उसने पहले पनिशमेंट काट चुका है तो उसको उसमें से भी मिनिमाइज किया जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमने 7 साल 10 वाला एग्जाम्पल लिया था, उसको 10 साल की पनिशमेंट मिलती है तो उसमें 2.5 साल 1/4 हो गया, और जो अगर उसने पहले 1 साल काट चुका है वो इम्प्रिजनमेंट में, तो उसमें से 1.5 साल फिर उसको मिलेगा, 2.5 साल का 1 साल वो काट चुका है, ठीक है, अगर उसको 1.5 साल फिर उसको और काटना होगा, ठीक है, तब जाकर उसको 2.5 साल कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 265I भी कंप्लीट। अब हम चलते हैं 265J सेविंग्स, इसमें सेविंग्स की बात की, द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल हैव अफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयर विद कंटेंट इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड एंड नथिंग इन सच अदर प्रोविजन शैल बी कंस्टिट्यूट टू कंस्ट्रेन द मीनिंग ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस कोड ऑफ दिस चैप्टर। जो 265J है वो सिर्फ सेविंग्स की बात करता है। जो इस चैप्टर में हमने सभी सेक्शन पढ़े हैं प्ली बार्गेनिंग के, तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी इससे कॉन्ट्राडिक्ट कोई अदर सेक्शन है अंडर दिस कोड, तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट जो कर रहा है, ठीक है, वो इसमें अप्लाई नहीं होगा इन सेक्शन इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो सिंपली ये बात करता है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूट जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कोई भी सेक्शन अदर सेक्शन इस सेक्शन से रिलेटेड जो हमने प्ली बार्गेनिंग के पढ़े हैं, तो वो सेव करेगा, ठीक है, मतलब कि वो इसमें नहीं आएंगे, वो अप्लाई नहीं होंगे सेक्शंस। अब हम चलते हैं 265K स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड नॉट बी यूज्ड, मतलब कि जो स्टेटमेंट होती है एक्यूज्ड पर्सन की वो यूज नहीं की जाएंगी। पता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग enforced द स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट स्टेटेड बाय एन एक्यूज्ड इन द एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग फाइल अंडर सेक्शन 265B शैल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस एक्सेप्ट फॉर पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, मतलब कि जो भी स्टेटमेंट दी जा रही है बाय द एक्यूज्ड, अगर वो प्ली बार्गेनिंग कर रहा है, एप्लीकेशन दे रहा है 265B के अकॉर्डिंग, तो वो उसमें जो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है वो मतलब कि वो स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट यूज नहीं की जाएगी कुछ पर्सन के अगेंस्ट, ठीक है। तो इसमें सिंपली ये बात की गई, अगर वो कुछ भी बात बोलता है, अगर वो अपनी एडमिट कर रहा है कोई भी स्टेटमेंट में, तो उसकी स्टेटमेंट को यूज नहीं किया जाएगा एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट में। तो 265K सिंपली यही बताता है। अब हम चलते हैं 265L नो एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर, मतलब कि एप्लीकेशन नहीं दी जाएगी, नॉन एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर, नथिंग इन दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू एनी जुवेनाइल और चाइल्ड एज डिफाइंड इन क्लॉज के ऑफ सेक्शन 2 द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000, मतलब कि इसमें इस चैप्टर के अकॉर्डिंग प्री बार्गेनिंग से रिलेटेड, ठीक है, अगर कोई अक्यूज्ड पर्सन जुवेनाइल और चाइल्ड से डिफाइन किया गया अंडर क्लॉज के ऑफ सेक्शन 2 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग 2000 में, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसमें एप्लीकेशन नहीं दी जा सकती बाय द एक्यूज्ड, तो वो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, वो एप्लीकेशन नहीं दे सकता इन ऑफेंस रिलेटेड जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं सेक्शंस। और हमने ऊपर जो पढ़ा था 265A के अकॉर्डिंग, जिसमें पनिशमेंट से रिलेटेड और जो उसने ऑफेंस कमिट किया है उससे रिलेटेड, तो वो तब भी क्या नहीं करेगा,
वो एप्लीकेशन नहीं देगा प्ली बार्गेनिंग की, नहीं दे सकता, वो कॉम्पिटेंट नहीं है। तो ये हमारा प्ली बार्गेनिंग से लेक्चर जो था वो पूरा कंप्लीट हो गया। और इससे हम नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर 22 है, चैप्टर 22 हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही था। ओके।